फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरवीएससी हब में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में। अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना पाठ में अपन ने 2 वीडियो आराम से पढ़ लिए थे, जिनमें आपने बहुत कुछ सीखा था। अपन सदरे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ पिछली क्लास की। पिछली क्लास में अपने सिलेबस में 3 परमाणु के मॉडल हैं। परमाणु की संरचना के 3 मॉडल हैं। थॉमसन मॉडल है यानी टॉमसन मॉडल है, फिर कौन सा मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल, और तीसरा है बोहर मॉडल। 2 मॉडल आपको पढ़ा दिए गए, टॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। उनको आपको देखना है तो इससे पाठ नंबर 2 देखें, इससे पिछली क्लास देखें। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 9th के विज्ञान अध्याय से पाठ नंबर 3 लेके आया हूँ। पार्ट 3 है आज, जिसमें अपन पढ़ेंगे बोर का परमाणविक मॉडल कि बोर साहब ने क्या बताया, परमाणु कैसा होता है, क्या होता है। बोर को समझने के लिए पहले आपको रदरफोर्ड आना चाहिए। रदरफोर्ड के मॉडल में लास्ट में रदरफोर्ड का थोड़ा सा बता देता हूँ। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए थे। उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, तो अल्फा कण सीधे निकल गए थे। मतलब रदरफोर्ड साहब बता के गए भाई परमाणु होता है वो लगभग खोखला होता है। एकदम सही बात थी उनकी, कोई गलती नहीं थी। फिर उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण इधर उधर घूमे थे। इसका मतलब पूरे परमाणु में जो प्लस का आवेश होता है और जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है वो एक छोटी सी जगह कैद होता है, जिसको नाभिक कहते थे अपन। तो वो नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने करी, वो भी एकदम सही बात है। लेकिन लास्ट में रदरफोर्ड की एक कमी पड़ी थी अपन ने, जहाँ वीडियो के लास्ट में देखोगे वहाँ हमने बताया था कि रदरफोर्ड ने बोला कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बात सही है, बट फिर ये पता चला कि किसी ने कमी निकाली कि यदि आप इलेक्ट्रॉन है वो एक आवेशित कण है, यदि वो कोई कभी भी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो जिसके कारण उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये नियम बोलता है कि यदि कोई भी आवेश वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वह एनर्जी को बाहर निकालता है। तो जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। हर चक्कर में एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। तो एनर्जी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाली कक्षाओं में आता हुआ जाएगा। ऐसे यहाँ नाभिक है, ऐसे आता 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 अंततः किस में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। ऐसे तो किसी परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए, यही कमी थी। अब इस पॉइंट के जस्ट बाद अपने मॉडल आ गया बोहर का परमाणविक मॉडल। इन्होंने क्या है, रदरफोर्ड वाली कमी का सॉल्यूशन बताया। अतः ये मॉडल हमेशा अपन रदरफोर्ड के बाद में पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। इस मॉडल में ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 3 अपन लाइनें सीखेंगे। इन्होंने 3 कथन दिए थे भाई, ये 3 लाइनें हैं इनके मॉडल से संबंधित। तो अपन लिखते हैं जो अवधारणाएं आएगी एग्जाम में, बोर मॉडल की अवधारणाएं लिखिए। तो बोर साहब ने क्या समझाया वही अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। 3 अवधारणाएं ध्यान से सुनोगे आप लोग। पहले थोड़ा समझ लेते हैं। बोर साहब ने क्या कहा कि भाई रदरफोर्ड साहब सही है एकदम, ये नाभिक होती है, नाभिक के चारों ओर इधर ये होती है कक्षा, या कोष बोल दो, कोष एक ही बात है, कोष बोल दो, कक्षा बोल दो। इसमें कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बोला ये भी सही बात है, बिल्कुल घूमते हैं। तो फिर यही बात अपन ने बोर से पूछी कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो एनर्जी कम क्यों नहीं होती और अंततः नाभिक में क्यों नहीं गिर जाते। तो बोर ने एक अच्छी सी लाइन बताई कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है ना जो नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये अपनी मन मर्जी से नहीं घूम सकता, हर कहीं नहीं घूमता है। कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं। वर्ड को ध्यान से सुनोगे। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित यानी स्थायी कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है। वो स्थायी कक्षाएं आपको 11th क्लास में आता है सिलेबस में, वहां ज्यादा समझ में आएगा कि उनका कोणीय संवेग कितना होता है। वो बातें अपन यहाँ नहीं करेंगे। बस इतना याद रखो कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है। यदि इलेक्ट्रॉन उन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा। चक्कर लगाता लगाता उत्सर्जित नहीं
नहीं करेगा, बस उस कक्षा में हमेशा घूमता रहेगा, उसकी एनर्जी है वो फिक्स रहेगी। इन्हीं कक्षाओं को बोहर कक्षाएं बोल देते हैं, या स्थायी कक्षाएं बोल देते हैं, या विविक्त कक्षाएं बोल देते हैं। तो एक सॉल्यूशन हो गया कि आपको क्या होगा, बस तो इसी की 2 लाइनें बना दी गई कि बोर मॉडल ने क्या क्या अवधारणा बताई। तो एक की 2 लाइनें बना देंगे तो 2 अवधारणाएं हो गई, ठीक है। अगली तीसरी अवधारणा क्या दी, बोर्ड ने यह जरूर बताया भाई इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी करेगा जब उसको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना हो। तो ये भी वो अच्छी बात बता गए। उन्होंने कहा मान लो ये पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो ना तो इसकी ऊर्जा कम होगी और ना इसकी ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन जब आपने इसको ऊर्जा दे दी, जबरदस्ती इसको ऊर्जा दे दी, परमाणु को तपा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा, अवशोषित करेगा और दूसरी कक्षा में कूद जाएगा। तो मतलब ये ऊर्जा लेगा या देगा, कब ऊर्जा लेगा देगा, जब ये कक्षाओं को चेंज करने की सोचेगा कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में गया तो ऊर्जा ले लेगा और दूसरी से पहली में आया तो ऊर्जा दे देगा, मतलब उत्सर्जित कर देगा। तो इसका मतलब बोर्ड ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें बताई कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता भी है, ऊर्जा देता भी है, लेकिन वो ये क्रिया तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करना होगा या जाना होगा। यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षाओं से नीचे वाली कक्षाओं में आता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तथा यदि नीचे वाली कक्षाओं में से ऊपर वाली कक्षाओं में जाना है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अन्यथा यदि वो अपनी स्थायी कक्षाओं में बैठा बैठा घूम रहा है, तो यदि घूम रहा है तब उसको ना तो ऊर्जा लेगा ना ऊर्जा देगा, अर्थात ना ऊर्जा उसकी कम होगी ना ऊर्जा उसकी बढ़ेगी। इस हिसाब से बोर के 3 अवधारणाएं आपको याद रखनी है, एग्जाम में लिख के आनी है। अब मैं आपको इसी अवधारणाएं आराम से इनको सिस्टमेटिक लिखवा देता हूं। आप हेडिंग डाल लीजिए और आराम से बैठिए। जो भी मैंने बोर के अभिधारणाएं बोली वो मैंने लिख दी हैं, ये आपको लिख के याद करनी है। आ जाइए एक बार के लिए पढ़ लेते हैं जो मैंने समझाया। बोर का परमाणुिक मॉडल, बोर ने निम्न अवधारणाएं दी थी, लो जी प्रस्तुत की। पहली अवधारणा देखो, बहुत इजी, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, हर जगह नहीं घूमेंगे, उनके स्थान फिक्स है, वहीं घूमेंगे। जिन्हें इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहते हैं। कौन सी कक्षाएं कहेंगे? स्थायी कक्षा। ये एक हिंदी में वर्ड है, विविक्त कक्षा, तो याद हो सके तो कर लेना, वरना स्थायी कक्षा भी याद हो गया तो कोई बात नहीं है। तो एक लाइन में पढ़ के देख लो, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, इन निश्चित कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। समाधान हो गया। क्या होगा इन स्थायी कक्षाओं में घूमेगा तो, जब इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं तो अपने ऊर्जा की हानि नहीं करते हैं। यदि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ऊर्जा का नुकसान नहीं होता है। तो रदरफोर्ड वाली कमी यहां आके पूरी हो गई। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, यहां संक्रमण का मतलब है ट्रांसमिशन, इधर उधर आना जाना, जैसे पहली कक्षा से दूसरे में चला गया, दूसरी से पहली में आ गया, इसी को कहते हैं संक्रमण। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। यानी ध्यान से समझ लेना भाई, जब तक अपनी कक्षा में घूम रहा है ना तो ऊर्जा चाहिए ना ऊर्जा देगा ये, लेकिन जब उसको किसी कक्षा में चेंज करना है तो इसको ऊर्जा का लेन देन करना पड़ेगा। तो यह उस अवशोषण या उत्सर्जन करता है। ऊपर की कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण होगा। हमेशा याद रखो ये नॉलेज कि जब भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो दूसरी में जाना चाहेगा तो ऊर्जा चाहिए, उसको अवशोषण करेगा। जैसे तुम कक्षा 9 से 10th में जाओगे तो तुम्हारी फीस कम नहीं होती, फीस बढ़ती है, तो तुम्हें पैसा और चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वैसे ऊपर की कक्षाओं में जाओगे, ऊर्जा भी तुम्हें ज्यादा चाहिए, पढ़ने के लिए ऊर्जाएं ज्यादा चाहिए, किताबें ज्यादा चाहिए, फीस ज्यादा चाहिए। तो जो ऐसा याद रखो, जब भी ऊपर की कक्षाओं में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसको ऊर्जा और चाहिए, तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ऊर्जा लेगा। तो ऊपर की कक्षाओं में जाने के लिए ऊर्जा का कैसा होता है? अवशोषण। और नीचे की कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन। उल्टा याद
कर लो भाई। चौथी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो क्या मैं तीसरी में जाना है, तो ऐसे नहीं जा सकता, पहले ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी, तीसरी स्टैंडर्ड के लायक उसको ऊर्जा रखनी पड़ेगी। तो मान लो जैसे 10 जूल ऊर्जा लेके घूम रहा है और तीसरी में उसको 8 जूल ही चाहिए, तो 2 जूल ऊर्जा फेंक देगा वो, और फिर किस कक्षा में आ जाएगा, तीसरी में। तीनों याद हो गए होंगे। स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इन कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा की हानि नहीं होती है। वो लास्ट वाला यदि कक्षा चेंज करना चाहता है तो उसको ऊर्जा का लेन देन करना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म में। तो बोर्ड नियम यदि आपने ऐसा लिख दिया तो एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है। तो ये बोर्ड नियम की 3 अवधारणाएं पढ़ ली। अब बोर्ड नियम के आधार पे अपनी कक्षाओं को सीखेंगे, इन कक्षाओं के नाम क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे बढ़ते हैं, तो यही नियम आगे बढ़ता रहता है। बट यहाँ तक कि इसको माना जाता है कि ये वाले आप 3 लिख के आने, नोट कीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। बोर्ड ने कहा इन कक्षाएं हो गई, कोष, उनको कोष भी, इनके 3 नाम है, देखो याद कर लो। इनको कक्षा बोल देते हैं, कोष बोल देते हैं और ऊर्जा स्तर भी बोल देते हैं। 3 वर्ड है, एक ही बात है। इन कक्षाओं यानी कोषों को, ये कोष्टक में लिखना, इन कक्षाओं कोषों को क्या कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कोष एक ही बात है, जो उनकी कक्षा है उसको कोष बोल दो, कक्षा बोल दो, ऊर्जा स्तर बोल दो, इनको एक ही बात है। तो सीख गए ये वर्ड, तो कुछ भी नहीं। अब अपन चलते हैं इन कक्षाओं को या इन कोषों को, कक्षाओं को नंबर देंगे को क्रमशः 1 2 3 4 आदि से प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4, अथवा यदि ये नाम अच्छे नहीं लग रहे आपको तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं, KLMN ... से प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो, आगे बहुत काम आएगी। प्रदर्शित करते हैं यानी इन कोषों कक्षाओं को 1 2 3 4 बोल दो, कक्षा पहली, कक्षा दूसरी, कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। या ये कई बार वर्ड यूज न होके अपनी एनसीईआरटी में ध्यान रखना, यहाँ से ए से चालू मत कर देना कि कक्षा ए से चालू क्यों नहीं हुई, उसके कारण है अभी नहीं समझने आपको कि ए से क्यों नहीं चालू हुई। आप तो याद रखो नंबर तो 1 2 3 4 से चालू होते हैं, लेकिन यदि ये ABCD स्टार्ट होगी तो कहाँ से होगी, KLMN। तो ये वाली कक्षाओं के नाम है। तो यदि जब भी आपको कक्षा देखे 1 तो 1 कक्षा को K भी बोल सकते हो, ध्यान देखना, यानी K है, K को कक्षा नंबर 1 भी बोल सकते हैं। ध्यान रखो कोषों को या कक्षाओं को N से प्रदर्शित करते हैं, किससे, यानी इन कक्षाओं का कोड वर्ड है N। तो N = 1 बोले कभी भी तो मतलब आपको किस कक्षा में जाना है, पहली कक्षा में जाना है। N = 5 तो 5वीं कक्षा में जाना है। तो देखो K का मतलब क्या होता है, N = 1। L का मतलब क्या होता है, N = 2। KLM का मतलब क्या होता है, N = 3। KLMN N = 4। ये याद रखनी है चीजें, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, याद कर लो। 1 2 3 4 KLMN, ऐसे K से स्टार्ट। कक्षा बोले M तो M तुरंत मतलब तीसरी कक्षा में जाना है, N चौथी कक्षा में जा रहा है, K पहली कक्षा में जाना है, L दूसरी कक्षा में जाना है। तो याद हो गए कोड वर्ड। तो इनका एक डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है, एग्जाम में आएगा, कैसे बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। मैं ये ले लेता हूँ नाभिक, ठीक है। अब मैं कक्षाएं बनाता हूँ, आपको चित्र बाद में बनाना है। ये अब ध्यान से समझो, नाभिक के जो पहले ही फर्स्ट बार में आ जाते हैं, नाभिक से परमाणु को स्टार्ट करो। आप नाभिक की तरफ से बाहर चल के आओ तो नाभिक के पास में जो है वो पहली कक्षा होती है, उसके बाहर दूसरी कक्षा होती है, उसके बाहर तीसरी कक्षा होती है, फिर उसके बाहर चौथी कक्षा होती है, ऐसे। अब इनको कोड वर्ड को लिख देता हूं, मतलब मिटा मिटा के लिख दूंगा, ऐसे थोड़ा कक्षा अच्छी लगेगी आपको। ये है N = 1, ठीक है। या इसी कक्षा को क्या बोल दूं रे, K, गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक है। ये वाली कक्षा N = 2 और इसको K को क्या बोल दूं, L। एक ही बात है, ऐसे घूम के वही कक्षा आ रही है, बस थोड़ा सा बढ़िया लगे डिजाइन इसलिए लिख रहा हूं मैं। N = 3 KLM और यहाँ N, ये लो। और N =
4। देखो कितनी बढ़िया सी कक्षाएं बन गई। ये आपकी नाभिक है, यहां मैं लिख देता हूं, ये कौन है, नाभिक, न्यूक्लियस। ये लीजिए नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, या बोल दूं KLMN। तो बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम है। ये किस चीज का डायग्राम है, क्या हेडिंग आएगी, चित्र है। ये परमाणु के ऊर्जा स्तर हैं। तो एक परमाणु के ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर का मतलब ही कक्षा होती है। तो नीचे क्या हेडिंग लगा दूंगा, परमाणु के ऊर्जा स्तर। तो ये डायग्राम आए, 2 नंबर मिलेंगे तुम्हें, ध्यान रखना। अच्छा सा डायग्राम है, पूरा लिखने लायक है। कक्षाओं को ऊर्जा स्तर बोल देते हैं, इनको 1 2 3 4 KLMN से बोलते हैं। ये मैंने इधर ऐसा लिख दिया और एक बढ़िया सा डायग्राम बना दिया। आप डायग्राम को अच्छे से बनाइए कॉपी में। अब बोर्ड नियम से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आपको केमिस्ट्री को आगे बढ़ाना है ढंग से, ये केमिस्ट्री वाले पोर्शन को, तो आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे। तो मतलब जैसे कक्षाएं तो आपके पास बहुत सारी है, इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि जैसे आपको 50 नंबर का कोई तत्व दे दे, उसके पास 50 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई नियम तो होंगे उनको भरने के। ऐसा तो है नहीं कि किसी कक्षा में कोई सा भी इलेक्ट्रॉन डाल दिया, किसी में 10 बढ़ दिए, किसी में 2 बढ़ दिए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो नियम होते होंगे इनके भरने के। तो यहीं से आता है बेहतरीन सवाल, जो अच्छे न्यूमेरिकल्स बोल दो, उनको कुछ भी बोल दो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं यहाँ से, और ये आगे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोर और बरी 2 नाम के वैज्ञानिक हैं। बोर तो आप जानते हो, एक बरी, और याद कर लो बरी। इन दोनों ने मिलके कुछ नियम दिए कि भाई इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है। तो पहली मैं लाइन क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना। परमाणु में या परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बोर तथा बरी, 2 वैज्ञानिक याद रख लो भाई, ये नियम भी आ सकते हैं। बोर तथा बरी ने निम्न नियम दिए, निम्न नियम दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक नियम को विथ एग्जाम्पल सीखेंगे आराम से, भले आज पूरे हो या ना हो, 2 टुकड़ों में बन जाएंगे। तो पहला नियम आज सीख लेंगे। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए बोर तथा बरी ने निम्न अवधारणाएं दी या निम्न नियम दिए। पहला नियम याद करते हैं। फर्स्ट, पहला नियम क्या था, उन्होंने बहुत ही मजेदार है कि भाई किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं। मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, 0 भी पड़े रहते हैं, 1 डाल दो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरने की लिमिट है, ध्यान रखना हर कक्षा में। वो लिमिट कितनी है, 2n²। यहां से क्वेश्चन आता है, खुद ही क्वेश्चन आ जाता है, 2n पूछ लेगा किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन आएंगे, n², 2n, 2n², n की घात 3, ये 4n, ऐसे 4 ऑप्शन बना देंगे। तो कितना आंसर आएगा, 2n²। पहले नियम को देखो ध्यान से। किसी, फिर बात करेंगे, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ये अधिकतम को अंडरलाइन कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा, कम की कोई लिमिट नहीं है, 0 बढ़ जाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा की लिमिट होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। याद कर लो, लिख लो, याद कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो, 2n² भरे जा सकते हैं। जो n क्या है पीछे बताया, n उस कक्षा की संख्या है कि किस कक्षा की बात हो रही है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, किस कक्षा की बात हो रही है। एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, सारी कक्षाओं का सीख लेते हैं। कक्षा के का KLMN, चारों कक्षाओं में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। के का मतलब क्या होता है, n = 1 होता है कि नहीं होता। L का मतलब क्या होता है, दूसरी कक्षा। M का मतलब क्या होता है, तीसरी कक्षा। N का मतलब क्या होता है,
चौथी कक्षा। इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं अपन, अधिकतम, तो फॉर्मूले में रखो 2 तो 2 है, n का मान आ जाएगा 1, ध्यान रखना 1 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन तो आती होगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 गुणा 1 कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखो भाई। तो पहली कक्षा है ना जो K वाली, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2, तो 2 n बराबर 2 रख दो, स्क्वायर कर दो, 2 की घात 2, 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 3, 2n इज स्क्वायर, तो 3 की ऊपर पावर 2, 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, चाहे अबेशद बना दे हुए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स बना दे हुए, कैसे भी आ सकते हैं। n बराबर 4, तो 2, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 2 32 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए कितने प्यारे प्यारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। पहली कक्षा में यानी K कक्षा में तुम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, L कक्षा में यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन भरे सकते हो। तो ये नियम है, बहुत ही अच्छा सा नियम है। तो आप इनको वित्त उदाहरण याद, 5वीं कक्षा भी दे दो तो घबराना क्या, 10वीं कक्षा दे दो क्या, n बराबर 10 रख देना, तो 10 की घात 2, 100 × 2, 200 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 10वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 200 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप कितने भी बता सकते हो। अब आप इसको नोट कीजिए और पहले रूल को याद कर लीजिए। अब आ जाइए, ये निपटाते हैं अपन लोग। अब क्या है, एनसीईआरटी ने शुरुआती 18 तत्व है ना जो 1 से लेकर 18 तक, उनमें इलेक्ट्रॉन भर के दिखाए हैं। तो अपने भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि कोई से भी तत्व में कह सकता है इनमें इलेक्ट्रॉन भर के चित्र बनाओ, आप इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरो। किस नियम के अनुसार बढ़ने हैं, बोर और बरी नियम के अनुसार। तो चलो बढ़ते हैं, पहला नियम अप्लाई कर रहे हैं अपन लोग। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे भाई, 2 निकाले थे अपन ने पीछे अभी, और दूसरी कक्षा में कितने तक भर सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं भरेंगे, इतने में तो 18 खत्म में हो जाएंगे। तो चलो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले तो मैंने परमाणु देख लो रे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 18 तत्व हो गए। ये जितने नंबर पे आता है उतने इनके पास प्रोटॉन होते हैं, उतने इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इनके नंबर के अनुसार हो गई। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा ही काम में आएगी, दूसरी इसलिए मैंने बनाई नहीं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे, ये लीजिए, ये ब्लैक वाले तो इलेक्ट्रॉन है और ब्लू वाली नाभिक है, ध्यान रखना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो भाई। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पहली। अब याद करो, पहली कक्षा में 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में तो ये लो 2 भर दिया आपने, लेकिन अब है वो तीसरा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा, दूसरी में कूद जाएगा, यानी दूसरी में ही भरा जाएगा। बेरिलियम तो इनमें 2 भर दिया, ये लो। तो ऐसा मतलब पहली कक्षा में सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं मैं, कोई ना फिर और देख लेंगे। ये लो, पहली कक्षा में 2 से ज्यादा तो आने से रहे, तो 2 आ गए। ये लीजिए, ये लीजिए, देख लेना कहीं दूसरी कक्षा में ना भर जाए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन सबके पाती आ गए, एक ही जने के 1 इलेक्ट्रॉन पाती आया हाइड्रोजन के, उसके पास और है ही नहीं, भरेंगे कहां से। ये लो, चलो कहां थे अपन, लिथियम को तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो पहली में आ गया, 2 आ जाएंगे दूसरी में। ये लीजिए, यहाँ 3 दूसरी में आ जाएंगे, 2 बढ़ दिए तो 1 2 3, यहाँ 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 2 6, टोटल गिन लेना। नाइट्रोजन में 7 है तो 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 हैं, 2 तो आ गए, 6 बढ़ दो, 1 2 3 4 5 6, 9 में से 2 है, 7 बढ़ दो, 1 2
3 4 5 6 7। देखना, देखें 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन थोड़ा सा गैप रह गया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये बीच वाला मिटा देता हूँ। थोड़ा क्या बराबर से ही बनना ताकि अच्छा लगे, पूरी में फेल भी जाने चाहिए। अब देखो देखें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 कितने हो गए 9। ठीक है, अभी तक 7 तो बढ़ सकते, दूसरी कक्षा में कितने बढ़ सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 8। 8 आते ही रुक जाना दूसरी कक्षा में। 2n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, पीछे देख लो पेज पर लट के। नियॉन आ जाओ भाई, 2 तो ये बढ़ दिए 10 हैं, तो अब दूसरी कक्षा में 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10। अब आ जाओ भाई, सचेत हो जाना, नियॉन के पास आते ही 8 भर गए हैं दूसरी कक्षा में। 9वां इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में नहीं डाल सकते, किस में डालना पड़ेगा अब, तीसरी कक्षा में। तो सोडियम आते ही तो तीसरी कक्षा डिजाइन कर दी मैंने, इसलिए करिए। 2 तो यहाँ आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ गए, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8 10 और 1 11, तीसरी कक्षा में चला गया इलेक्ट्रॉन भाई, ध्यान रखना। Mg में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10, 10 और 2 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे तीसरी में। ये लो, बढ़िया बढ़िया फोटो में बन रही है। फिर एल्यूमिनियम 13, तो ये 8 तो इसमें आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 2 10 हो गए, 3 बच गए, तो 3 किस में चल जाएंगे, तीसरी में। 1 2 3 एल्यूमिनियम। सिलिकॉन में ये 8 तो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 हो गए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन तीसरे में चले जाएंगे, 1 2 3 4। इसमें बस इलेक्ट्रॉन गिन लो आप तो, और नियम फॉलो करो, 4 5 6 7 8, कहीं डॉट कम ना हो जाओ भाई। और 8 2 10 हो गए, 5 इसमें डाल दो, 1 2 3 4, थोड़े नजदीक नजदीक डाल दिए, गलत बात। 3 4, ये लो 5 फास्फोरस। सल्फर में आ जाओ, 8 तो डालो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 हो गए, 6 बच गए अभी तो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप भी बिंदु गिन के लगाना है। फिर 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 7 बच गए अभी तो 1 2 3 4 5 6 7। आर्गन 18 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 तो हो गए, 8 और बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लो, इसके बाद में थोड़े यहाँ तक ही क्यों करें, क्योंकि बाद में कुछ और नियम अप्लाई होते हैं। यहाँ तक एकदम सही है। तो आप पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरो, दूसरी में 8 भरो, तीसरी में 18 तक भर सकते हैं, लेकिन वहां कुछ नियम और लागू हो जाते हैं एक बार के लिए। इतना तो आपके सिलेबस में 18 तक है, तो 18 तक मैंने सारे आपके बोर्ड पे बना दिए। देखो क्या बन गया, ऐसे लग रहा है कोई ब्रह्मांड बना दिया हो। तो इसको अच्छे से आप खुद ही रफ कॉपी में एक बार लिख के याद कर लें और इसको प्योर नोटबुक में नोट कर लें। और इनके थोड़े से ये याद हुए कि नहीं अभी तक, ये याद कर लो आप। 20 तत्व याद करने हैं, मैंने कितनी बार बोल दिया, 20 तत्व आपको याद होने चाहिए। उसमें कोई ट्रिक व्रिक मत बनाओ याद करने की, साफ सुथरे याद करो ताकि एग्जाम में याद आ जाए ना। ट्रिक से तो वो परमाणु निकालने में टाइम लग जाता है, तो ट्रिक व्रिक मत बनाओ, ढंग से 20 को 4-5 बार लिख लो। ऐसे लिख के याद कर लीजिए। तो आज मेरे को लगता है इतनी क्लास पर्याप्त है। आज आपने बोर का मॉडल कंप्लीट
कर लिया, बोर की अवधारणाएं पढ़ ली, बोर ने कक्षाएं बताई उनको पढ़ लिया, फिर आपने बोर एंड बरी ने जो नियम दिया उसमें पहला नियम रेडी कर लिया विथ एग्जांपल्स। अब अपन दूसरा नियम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, वरना क्लास अभी क्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो बहुत सारे लोगों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको विज्ञान का गहरा ज्ञान, डीप नॉलेज मिलता हुआ रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।